Good morning, everyone. Good morning. अरे वाह पूजा, क्या बात है, आज इतना ज्यादा वेट मेरे लिए कैसे? ये बच्चे आज भी बड़े हो गए क्या? कम कैसे लग रहे हैं मेरे को? चलो देखो, स्टार्ट करते हैं अपन। अच्छा कुमार, आपको भी? अच्छा, डर पे लॉ से नहीं लग रहा है, डर तुम लोग को इस चीज से लग रहा है कि मैम क्वेश्चंस नहीं पूछ ले, है ना? अब देखो, तुम लोगों ने मुझसे इतना इस एक वीक में इतने सारे क्वेरीज पूछे, तो बदला लेना तो बनता ही है मेरा। देखो देखो, स्टार्ट करते हैं अभी अपन। देखो, रफली एक बार रिवाइज करवा देती हूँ जो मैंने आर्टिकल्स में पढ़ाया है। चलो, तो 3 दिन वाली क्लास का पूछ लेंगे फिर कुमार आपसे, है ना? 3 दिन की क्लास का तो हक है ही ना मेरा। देखो देखो, हल्का से एक बार रफली रिवीज मैं करवाऊँ रिवीजन, या आप लोगों से में से कोई करवा रहे हो रिवीजन? मैं पूछती जाती, रिवीजन आप लोग करवा दो। देखो देखो, चलो ठीक है। अब अगर ना किसी ने मेरे को डिस्टर्ब किया ना क्लास में, तो उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है? डील डन। कर दिया मैम, दोनों डिस्टर्ब कर दिया आपको। देखो देखो, अरे एक बार आप लोगों ने ना कुछ एक किसी ने मुझसे पूछा था मैम, एसोसिएशन क्लॉज एक बार फिर से बताना, एक डाउट आया था। गुड मॉर्निंग लकी। देखो, एसोसिएशन क्लॉज ना आप लोग का, ये सब्सक्रिप्शन क्लॉज जो हम लोगों ने पढ़ा था ना, यही वाला था। सब्सक्रिप्शन क्लॉज जो मैं यहाँ बता रही हूँ आप लोगों को, यही एसोसिएशन क्लॉज था आप लोगों का, जिसमें मैंने ये बताया था कम से कम हर एक सब्सक्राइबर के लिए
ये चीज जरूरी है कि वो कम से कम एक शेयर तो परचेज करे ही। उससे क्या होता है, आपको मेंबरशिप मिल जाती है, क्योंकि शेयर्स फ्रैक्शन में नहीं चलेंगे आप लोगों के, ठीक है। दूसरा, जितने, अब कम से कम एक बताया है, आप एक से ज्यादा शेयर्स भी ले सकते हैं। तो जितने भी शेयर्स आप लेंगे वो आपके नाम के सामने लिखा रहता है, पूरा बाकायदा एक लिस्ट प्रिपेयर होता है जहां सीरियल नंबर, आपका नाम, सारी चीजों की इंफॉर्मेशन रहती है, ऑक्यूपेशन, डीओबी वगैरह। तो आपके नाम के जस्ट सामने बता दिया जाता है कि आपने कितने नंबर ऑफ शेयर्स के लिए सब्सक्राइब किया है, ठीक है। एंड देन आप उस पर वहां अपना साइन कर देते हैं। साइन करने से ये मान लिया जाता है कि आपने एमओए को साइन कर दिया है। जब भी आपका एमओए और एओए होता है, इसे सारे सब्सक्राइबर्स साइन करते हैं। साइन करने से क्या होता है, ये मान लिया जाता है कि नाउ यू आर द मेंबर ऑफ ऑफ दिस कंपनी, सब्सक्राइबर बन जाते हो उसके बाद आप उसके, ठीक है। कुमार देखो, आपने बोला था मैम मैं तो चुप ही रहूंगा, दिक्कत कर रहे हो आप अभी। और एक आप में से किसी ने ना मुझसे वो पूछा था, डोरमेंट और निधि का, ठीक है। तो ये जो टाइप्स ऑफ कंपनी था ना, मैं कोई एक दिन लेके आपको सारे टाइप्स ऑफ कंपनी वापस से रिवाइज करवा दूंगी। कुछ बच्चों को वो जो प्राइवेट पब्लिक थे उसमें पूछना पूछना था, कुछ को किसी में। तो ये टाइप्स ऑफ कंपनी में एक दिन लेकर आपको कंप्लीट रिवाइज करवा दूंगी पूरा। देखो एक बार फटाफट से अब एओए में जो हम लोगों ने कल पढ़ा था वो रिवीजन ले लेते हैं और आज एओए को फिनिश करते हैं। देखो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मैंने आपको पहली चीज तो ये बताई थी कि इसका डेफिनेशन का सेक्शन और इसका मेन सेक्शन दोनों ही क्या है, 5। मेन सेक्शन भी 5 है और डेफिनेशन का सेक्शन भी क्या है, 2 का सबसेक्शन 5। और एमओए में हम लोगों ने पढ़ा था डेफिनेशन का सेक्शन तो था 56 और मेन सेक्शन था 4, 4, 5, 6, ऐसे हम इसको याद रख सकते थे एमओए के केस में। और ये है अपना एओए, ठीक है। अब क्या हुआ, और आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि एमओए ज्यादा बड़ा होता है इसलिए ये पहले आता है 4 पे, एओए छोटा होता है उसके अंडर काम करता है इसलिए ये आता है 5 पे, ठीक है। ऑब्वियसली बड़ा पहले आता है। अब यहाँ पर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि इसका डेफिनेशन एग्जैक्टली सिमिलर है। हाँ वो डोरमेंट कंपनी थी आर्यन। देखो एओए का मेन जो डेफिनेशन होता है ना, जो सेक्शन हमें प्रोवाइड करवाता है, वो डेफिनेशन डिट्टो सेम है किससे, एमओए से। क्या बोला गया, एज ओरिजिनली फ्रेम्ड, जो आज बनाया गया है, ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, जिसको हमने बाद में चेंज किया है। दोनों को ही आप एमओए है एओए मानते हैं, चाहे वो इस एक्ट के अकॉर्डिंग 2013 के अकॉर्डिंग किया गया हो, चाहे वो पिछले किसी एक्ट यानी 1956 के अकॉर्डिंग किया गया हो, या उससे भी पुराने किसी एक्ट में। क्योंकि कंपनीज जो बनी है या जो ऑपरेट कर रही है, जरूरी नहीं है कि वो 2013 में ही बनी हो या उससे पहले भी वो बनी हो सकती है। फिर हमने पढ़ा था ये कंपनी के बायलॉज होते हैं। बायलॉज का मतलब होता है इनमें इंटरनल रेगुलेशंस होते हैं। इंटरनल रेगुलेशंस का मतलब वो रेगुलेशंस जो डे टू डे लाइफ में उनको डील करने में हेल्प करते हैं। ये मेंबर्स के आपस में एक दूसरे से राइट सेट आउट करते हैं। एमओए का काम तो क्या होता है, वो कंपनी के रिलेशन सेट करता है आउटसाइडर्स से। और एमओए का काम तो ये होता है, और एओए का काम क्या होता है, मेंबर टू मेंबर जो रिलेशन बनना है, आपस में मेंबर्स का जो रिलेशन बनना है, वो कौन बताता है हमें, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बताते हैं। और ये एओए जो होता है हमेशा एमओए से सबऑर्डिनेट होता है। अगर एमओए ये है हमारा तो एओए हमेशा ये रहेगा। एओए एमओए का छोटा पार्ट है, उसके अंडर काम करता है, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता है वो, ठीक है। फिर आते हैं, हमने फॉर्मेट्स पढ़े थे एओए के। एफ लिमिटेड बाय शेयर के लिए था, जी गारंटी विद शेयर कैपिटल, एच था गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल। गाइस अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो, एमओए में जो हम लोगों ने पढ़े थे ए बी सी डी ई, वहां पर ए तो सेम, ए यही था, ए और एफ एक जैसे थे, लिमिटेड बाय शेयर का था। बी था वो गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल का था, और सी जो था वो गारंटी विद शेयर कैपिटल, क्रॉस में थे ये। डी था
अनलिमिटेड विदाउट शेयर कैपिटल ई था, अनलिमिटेड विद शेयर कैपिटल ये क्रॉस में है, ठीक है। तो ये आप लोग इस तरीके से भी याद रख सकते हैं इनको। फिर हमने पढ़ा था कि कंपनी के पास जरूरी नहीं होता है कि कोई सबको उनका आर्टिकल्स का फॉर्मेट समझ आए या फॉर्मेट पता हो। ऑप्शन है कंपनी के पास, पूरा का पूरा टेबल आर्टिकल जो है टेबल फॉर्मेट वो अडॉप्ट कर लो, पूरा का पूरा खुद के आर्टिकल्स बना लो, या टेबल प्लस खुद का दोनों का कॉम्बिनेशन भी आप बना सकते हैं, वो भी आपके लिए पॉसिबल है, ठीक है। 2013 का जो एक्ट आया उसके बाद एक नया रेगुलेशन इंसर्ट कर दिया गया जिसमें ये बोला गया कि अगर आप कोई भी टेबल आर्टिकल्स अडॉप्ट करते हैं और उसके कुछ प्रोविजंस छोड़ना चाहते हैं, तो छोड़ने के लिए इतना काफी नहीं होता है कि आप उन टॉपिक्स को अपने एओए में लिखो ही नहीं। आपने लिखे नहीं है वो आर्टिकल, फिर भी ये माना जाएगा कि वो लिखे हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमको ये फॉलो नहीं करने हैं प्रोविजन, तो जरूरी है आप क्या करेंगे, उसके लिए साफ साफ एक नोट लिखेंगे, मेंशन करेंगे कि ये पर्टिकुलर प्रोविजंस मैं छोड़ रहा हूं, मेरी कंपनी पर ये अप्लाई नहीं माने जाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आपने सोचा कि 15 है मैं 14 लिख लेता हूँ, 15वां अपने आप ही मान लिया जाएगा कि नहीं इंक्लूड, तो ऐसा नहीं होता। वो 15वां पॉइंट भी आपके आर्टिकल्स में इंक्लूडेड मान लिया जाएगा जब तक आप उसको स्पेसिफिकली एक्सक्लूड नहीं करते हैं। तो क्या बोला गया था, फॉर एक्सक्लूडिंग मॉडल आर्टिकल्स कंटेन्ड इन टेबल एफ इट हैज टू बी स्पेशली एक्सक्लूडेड फ्रॉम एओए। आपको स्पेशली मेंशन डाल के उसे एक्सक्लूड करना पड़ेगा, अदरवाइज डीम टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन एओए, वरना मान लिया जाएगा कि वो एओए में इंक्लूडेड ही है। जैसे क्लासेस में नहीं होता था क्या, अगर किसी क्लास पे अगर ब्लेम लग जाए ना कि ये गड़बड़ किसने की, नाम आ जाता था कि इस क्लास ने की, तो आपको वहां पर ना स्पेशली मेंशन करना पड़ता था कि मैंने कुछ नहीं किया, मैम मैं एब्सेंट था, मैंने कुछ नहीं किया था, इस सब चीज में मेरा कोई हाथ नहीं था, स्पेशली आपको बताना होता था। अगर आप चुप रह जाते हैं तो ये मान लिया जाता है कि गलती आपकी भी थी, आपको भी वहां फॉल्टी ही माना जाता है। तो उस केस में आपका ये माना कैसे जाएगा कि आप लोगों ने लिखा क्या है, टेबल अडॉप्ट किया है या खुद का बनाया, ये कैसे पता चलेगा? आपको ये तो बताना ही पड़ेगा ना कि आप लोग टेबल अडॉप्ट कर रहे हो या खुद का बना रहे हो, किस हिसाब से काम कर रहे हो आप। जैसे मान लो आप लोग ये वाला ऑप्शन लेते हैं, हाँ हाँ देखो एक बार सुनो मेरी बात, मान लो आप ये ऑप्शन चूज करते हैं, पार्शियली आपने खुद का लिया, पार्शियली आपने टेबल एफ लिया, ठीक है। अब आप इसके अंदर क्या करना चाहते हैं, आपने खुद के कुछ पॉइंट्स डाले, कुछ पॉइंट्स आपने टेबल के डाले। अब जो टेबल के पॉइंट्स आपने नहीं डाले ना, ये भी मान लिया जाएगा कि आपने डाल लिए। अगर आप चाहते हो कि इन टॉपिक्स को आप फॉलो नहीं कर रहे, तो आपको यहाँ मेंशन डालना पड़ेगा कि मैं ये टॉपिक फॉलो नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मैं खुद का आर्टिकल बना रहा हूँ। समझ में आया? यही पॉइंट में अगर ये बोलूं, ये वाला ऑप्शन आप अडॉप्ट कर रहे हो, ये वाला ऑप्शन में आपने सारे ही और जो थे खुद के डाल दिए, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि मैंने टेबल एफ के कोई भी प्रोविजन फॉलो नहीं कर रहा हूँ, वरना ये मान लिया जाएगा कि आपके ये तो फॉलो हो रहे हैं, इसके साथ टेबल वाले भी आपने अडॉप्ट कर रखे हैं। ये जो रूल ना बेसिकली ये वाला, ये इसके और इसके लिए बनाया गया है, क्योंकि खुद का आर्टिकल बनाते टाइम या दोनों को मिक्स करते टाइम पर नॉर्मली आप टेबल के जो प्रोविजंस हैं उनको छोड़ देते हैं। अगर आप टेबल के प्रोविजन छोड़ना चाहते हैं तो वहां मेंशन करो कि हमने ये प्रोविजन टेबल के छोड़े हैं, या फिर पूरा ही टेबल के प्रोविजन हमने छोड़ दिए। नहीं प्रवीण, ऐसा नहीं होता। मेंशन नहीं करोगे तो ये मान लिया जाएगा कि आप पर अप्लाई हो गए वो, जबकि आप अप्लाई करना नहीं चाहते। आपने तो क्या लिखा है, पार्शियली टेबल एफ एंड पार्शियली खुद का। अब पार्शियली का मतलब है कि आप कुछ प्रोविजन ही फॉलो करना चाहते हो, आप कुछ प्रोविजन छोड़ना चाहते हो उसके। अगर आप छोड़ना चाहते हो तो वहां लिखो कि मैं छोड़ रहा हूँ। अगर आपने ऐसा ऐसा सोच रहे हो आप लोग कि कुछ प्रोविजन ले लेता हूँ, कुछ प्रोविजन खुद के डाल देता हूँ और मान लिया जाएगा कि इतने ही प्रोविजन अप्लाई होते हैं, ऐसा नहीं है। मान लिया जाएगा कि सारे प्रोविजन अप्लाई होते हैं आप पे। अगर आप चाहते हो कि कुछ ही प्रोविजन आप पर अप्लाई हो, कुछ प्रोविजन अप्लाई नहीं हो, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा वहां पर। अदरवाइज आप लोगों का ये प्रोविजन, ये जो बेसिकली ये दो प्रोविजन है ना, फर्स्ट और थर्ड वाला, कि आप पूरा खुद का बनाओ या पूरा खुद का नहीं बना के आधा खुद का और आधे टेबल, यहाँ पर ये मान लिया जाएगा कि पूरी की पूरी टेबल आप अडॉप्ट कर रहे हो। अगर आप चाहते हो नहीं हो अडॉप्ट, तो आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा कि मैं इनको फॉलो नहीं करने वाला।
इज इट क्लियर? अभी मुझे फटाफट से ये बताओ, यहाँ तक के कोई डाउट है तो यहाँ तक के प्रोविजंस में, अदरवाइज फिर मैं इंट्रेंचमेंट पर जा रही हूँ। इंट्रेंचमेंट को अच्छे से समझना पड़ेगा आपको, इंपॉर्टेंट भी है ये टॉपिक काफी। नहीं अजय, जो अप्लाई होंगे ना आप पर, जो आर्टिकल्स के जो प्रोविजन आप अप्लाई करना चाहते हैं उनको तो आप पूरा पूरा लिख देंगे कि ये प्रोविजन अप्लाई होगा, ये प्रोविजन अप्लाई होगा, ये ऐसा, ठीक है, पूरा पूरा लिख दिया। अब आप एक मेंशन करेंगे कि मुझ पर बचे हुए टेबल के जो बचे हुए प्रोविजन है वो कोई भी अप्लाई नहीं होते हैं, ऐसा आप एक नोट डालेंगे उस पर, या फिर आप साफ साफ लिखेंगे उन प्रोविजंस को कि ये प्रोविजन मुझ पर अप्लाई नहीं होते हैं। मेंशन करना इसलिए जरूरी है ताकि आप पर वो अप्लाई ना हो, वरना वो अप्लाइड मान लिए जाते हैं। एनी मोर डाउट्स रिगार्डिंग दिस टॉपिक? ठीक है, अब मैं बात करती हूँ एंट्रेंचमेंट प्रोविजन की। देखो क्या होता है, मान लो कि एक कंपनी है, इसको बैंक से लोन लेना है, फॉर एग्जाम्पल 20 करोड़ रुपीस का। अब ये 20 करोड़ रुपए कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं कि आपने पापा जी को जाके बोला पापा जी 20 करोड़ रुपए चाहिए, पापा ने हाँ ले ले बेटा, बैंक में पड़े निकाल ले। इतना सिंपल सी बात तो है नहीं 20 करोड़ रुपए। कंपनी को अगर 20 करोड़ रुपए का लोन चाहिए होता है तो उस केस में आपको क्या करना होता है, वहां पर देखो, यहाँ पर आपको देखो, अब इतना बड़ा अमाउंट का लोन लेना है, कंपनी खुद से डिसीजन नहीं ले सकती है, यहाँ पर आपके शेयर होल्डर्स का भी तो इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का भी इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है। कोई भी इस तरीके का काम जब आप करते हैं तो आप लोग एक मीटिंग बुलाते हैं, लोगों से उनका अप्रूवल करवाते हैं। अब बिना अप्रूवल के आप इतने बड़े बड़े अमाउंट सैंक्शन नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि जब लोन देगी ना कंपनी, तब ये बैंक वगैरह जो भी आपको लोन देगा वो ये बोलेगा क्या आपके पास अप्रूवल है इतना बड़ा लोन लेने के लिए। अगर कंपनी ये बोलती है अप्रूवल नहीं है तो लोन ही नहीं मिलेगा। आपने मान लो पहले बोर्ड रेजोल्यूशन पास करवाया, बोर्ड रेजोल्यूशन का मतलब है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाई जाती है, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपस में डिसाइड करते हैं, बाद में शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाई जाती है। देखो क्या होता है, मान लो कि घर पे किसी की शादी है, अभी नहीं है, अब मेरे को पता है पहला पहला सबसे पहले बात आप ये बोलो मैम कोरोना शादी नहीं है, शादी तो हो ही सकती है ना, या एक जनरल सिचुएशन की बता रही हूँ मैं, घर में कोई शादी है, ठीक है, आपको वहां मेन्यू डिसाइड करना है। मेन्यू डिसाइड करने के लिए क्या होगा, सबसे पहले बड़े बड़े जो लोग हैं ना घर के, वो लोग बैठेंगे आपस में एक मीटिंग करेंगे, अपने क्या लेना देना है, क्या आप लोगों का मेन्यू रहेगा, सारी मेन चीजें ना वो लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उसको मैं बोल रही हूँ यहाँ पर बोर्ड रेजोल्यूशन, क्योंकि पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपस में मिल बैठ के मोटे मोटे टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, बाद में बच्चों को भी बुलाया जाता है, बच्चों को भी बुलाकर कुछ राय मशवरा किया जाता है, उन लोगों से ओपिनियंस मांगे जाते हैं उन लोगों से, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर आप वेडिंग्स अरेंज कर रहे हैं तो वहां पर सिर्फ बड़े बूढ़े तो आने नहीं है, ऑब्वियसली बच्चे भी आएंगे, यंगस्टर्स भी आएंगे, तो वहां पर आप लोगों से भी बुलाकर आपके ओपिनियंस लिए जाते हैं, क्या ड्रेसिंग सेंस थीम रहेगा, ये सारी चीजें क्या आपको एक्स्ट्रा नया कर सकते हो, ये सारी चीजें बच्चों को बुलाकर बाद में पूछी जाती है। डीजे डांस वगैरह का प्रोग्राम है वो बच्चों से डिस्कस किया जाता है, बट वो चीज बाद में होती है, पहला डिस्कशन जो होता है वो आपके बड़े लोग करते हैं। इनफैक्ट आपको ये डिसाइड करना है कि शादी किससे करनी है और करनी कब है, ये डिसीजन तो ऑब्वियसली, हाँ आर्यन बिल्कुल, तो ये सारे डिसीजन जो मेन डिसीजन है वो तो लेते हैं आपके बड़े लोग, बाद में जो ओपिनियंस डिस्कशंस होते हैं वो लिए जाते हैं आप लोगों से। सेम चलता है कंपनी में, हमेशा जब भी कभी शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाई जाती है ना, हमेशा याद रखना जब भी शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाई जाती है उससे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपस में एक मीटिंग कर चुके होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिल बैठ के ये डिसाइड कर लेते हैं कि शेयर होल्डर से किस किस चीज के लिए आपको पूछताछ करनी है, शेयर होल्डर से आप हर चीज के लिए नहीं पूछते हैं, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सबसे पहले बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर लेते हैं, उसके बाद शेयर होल्डर्स पर बात आती है। जब शेयर होल्डर्स की बात आती है तो दो तरह के रेजोल्यूशंस की बात आती है, एक होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और एक होता है स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है। ओआर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ आपको मेजॉरिटी का कंसेंट चाहिए, मेजॉरिटी की सहमति चाहिए, कम से कम 51% लोग 51% मेजॉरिटी से पास होना चाहिए,
कम से कम 51% लोग ऐसे होने चाहिए जो आपकी बात को हाँ बोल दे। अगर ये हाँ बोल देते हैं तो ये ओआर पास हुआ मान लिया जाता है। अब मैंने यहाँ कम से कम बोला है, कम से कम का मतलब ज्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा होता है एक स्पेशल रेजोल्यूशन, जहां आपको सिंपल मेजॉरिटी नहीं चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब होता है 3/4, यानी कि 75% कंसेंट चाहिए, तब आपका जाकर वो रेजोल्यूशन पास हुआ माना जाता है। अगर आपको ऐसा मिला तब जाकर आप लोग लोन ले सकते हो, आप वो काम कर सकते हो। हाँ, एक तरह की वोटिंग है ये, ठीक है। आपको 75% वोट मिले तो ही आप काम कर सकते हो। अब कौन सी केस में ओआर पास होगा, कौन से केस में एसआर होगा, ये स्पेशली लॉ ने बताया हुआ है कि कब आपको कौन सा रेजोल्यूशन पास करना है। हमारा मुद्दा ये नहीं है। हमारा मेन मैटर, हमारा मेन टॉपिक क्या है? हमारा मेन टॉपिक ये है कि अगर आपको ओआर पास करवाना है किसी चीज के लिए तो आपको 51% कंसेंट चाहिए, यानी कि 49% लोगों के वोट्स का कोई मैटर ही नहीं करता। अगर 51 ने हाँ बोल दिया दैट मीन्स इट इज पास्ड। अब 49% लोग कुछ भी बोले डजंट मैटर। हाँ हाँ पूजा, पूरा बता रही हूँ, एक बार पेशेंस रख के बस सुन लो जो मैं बता रही हूँ। मैं पूरा स्टार्टिंग से ही बताने लग गई अभी आपको। एसआर के केस में आपको 75% कंसेंट चाहिए होता है, ठीक है। अब 75% कंसेंट में जो बचे हुए 25% लोग हैं, आपको मैटर ही नहीं करता है कि उन लोग क्या सोचते हैं, क्या ओपिनियन देते हैं और अब मैं ये बोलूं, ये 25% लोग का कोई वैल्यू ही नहीं रहा फिर तो कंपनी में। क्यों नहीं रहा? यहाँ पर 49, यहाँ पर आपको 51 चाहिए, ठीक है। अब ये 49 लोग क्या सोच रहे हैं? 49 वाले ये सोच रहे हैं चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ओआर में हमारी बात नहीं सुनी जा रही, जब एसआर पास होगा तब तो सुनी जाएगी ना हमारी बात। तो ये लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं वहां पे। बट ये बेचारे 25% है, इनकी तो कहीं नहीं सुनी जा रही। इनको क्या लग रहा है, ना तो हमारी ओआर में सुनी जाती है और ना हमारी एसआर में सुनी जाती है। इनको एक माइनॉरिटी वाला फील आने लगता है। इसकी वजह से माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक नया रूल अप्लाई किया गया। क्या था वो नया रूल? उस नए रूल में ये बोला कि ये जो 75% और 51% वाला कंसेप्ट है ना, कंपनीज अगर चाहे तो इसे अमेंड कर सकती है। कैसे अमेंड कर सकती है वो देखना। अगर कोई कंपनी के लिए लॉ ने बोला है कि आपको ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन करने के लिए एसआर पास करवाना जरूरी है, यानी लॉ ने उसको बोला है कि आपको 75% वोटिंग चाहिए खुद के फेवर में, तभी आप ये पर्टिकुलर काम कर सकते हो, ठीक है। ये तो लॉ ने बोला है। कंपनी ने खुद के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन यानी एओए में क्या डाल लिया कि मुझे ये पर्टिकुलर काम अगर करना है तो मुझे तो 90% कंसेंट चाहिए, तभी मैं ये काम कर सकता हूँ, वरना नहीं कर सकता। मतलब कंपनी क्या करना चाहती है? लॉ से भी ज्यादा स्ट्रिक्ट कंडीशंस को फॉलो करना चाहती है। तो ये जब ऐसा प्रोविजन डाल देती है ना, इसी को बोला जाता है एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस। एंट्रेंचमेंट का मतलब ज्यादा बड़ा रूप किसी चीज का। यहाँ 75 का बड़ा रूप आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है। अब एक जगह ना कंट्रोवर्सी आता है बच्चों के माइंड में। बच्चे नॉर्मली मुझसे ये पूछते हैं, मैम आपने बताया था कि एओए के प्रोविजन एक्ट के बियॉन्ड नहीं जा सकते। एक्ट में जो लिखा है हम उसके परे जाकर कोई चीज नहीं कर सकते, उसके बियॉन्ड हम नहीं जा सकते हैं। तो फिर एक्ट ने 75 बोला है तो हम 90 कैसे बता सकते हैं खुद के एक्ट में? ये तो हम लोग एक्ट का वायोलेशन कर रहे हैं, हम एक्ट को फॉलो नहीं कर रहे। इसका मतलब तो ये हो गया यहाँ पर। देखो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखो एग्जाम्पल सुनना एक। मान लो कि मान लो मैं आपका एक टेस्ट कंडक्ट करवाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल वो टेस्ट 100 मार्क्स का है। मैंने आप लोगों के लिए एक स्टैंडर्ड सेट किया है कि जिन बच्चों के 75 से भी कम मार्क्स आएंगे उनको पनिश किया जाएगा, ठीक है। एग्जैक्टली मयंक, मैंने आपको यहाँ पर ये बोला आपको 75 से कम आते हैं तो पनिश किया जाएगा। मैंने आपको स्टैंडर्ड दिया है 75 का, लेकिन आपने अपने मन में ही खुद से स्टैंडर्ड बना लिया खुद का कि मुझे तो 90 मार्क्स अटेन करने हैं, अचीव करने हैं। अदरवाइज आपको खुद को ऐसा फील हो रहा है कि यार 90 तो कम से कम लाने ही चाहिए मुझे, अदरवाइज मेरा लेवल गिर जाएगा। यहाँ ये बताओ, आपने मुझे डिसऑबे थोड़ी ना किया है।
आप लोगों ने तो खुद के लिए ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो कर रहे हो आप लोग। यहाँ मैंने आपको 75 मार्क्स लाने को बोला था, आपने 90 लेकर आ रहे हो। आपने मेरे स्टैंडर्ड्स भी फॉलो किए और आपने खुद के स्टैंडर्ड्स भी फॉलो किए। सेम इज द केस विद द कंपनी। कंपनी को लॉ ने, यानी सुपीरियरिटी जो अथॉरिटी है उसने, लॉ ने तो क्या बोल दिया, आपको कंसेंट चाहिए 75। आपने कंपनी ने खुद के लिए स्टैंडर्ड बना लिया, मुझे 90% लोगों का कंसेंट चाहिए। अब ये 90% लोगों का कंसेंट जो आप ले रहे हैं, इसी को बोला जाता है स्ट्रिक्टर कंडीशंस को फॉलो करना, ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स को ओबे करना। लॉ को वायलेट नहीं कर रहे हैं आप इसमें, क्योंकि लॉ की कंडीशंस को फॉलो करते हुए आप कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस को फॉलो करना चाहते हैं, तो ये आप काम कर सकते हैं। और इसी को क्या बोला जाता है, इंट्रेंचमेंट। इसकी वजह से क्या होता है, माइनॉरिटी को भी प्रोटेक्शन मिल जाता है। अब ये 90 तो जस्ट मेरा एक एग्जाम्पल था, आप 75 से ज्यादा कितना भी कर सकते हो। लॉ ने 75 बोला है, आप इसको बढ़ाकर कितना भी कर सकते हो, डिपेंड्स की कंपनी को कितना सूटेबल है। कुछ कंपनीज को लगता है कि हम 80 से ज्यादा नहीं ले पाएंगे तो वो 80 रख लेते हैं, कुछ को लगता है हम 90 से ज्यादा नहीं ले पाएंगे तो वो 90 रख लेते हैं। डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, क्योंकि इंट्रेंचमेंट प्रोविजन कंपनी के लिए एक पर्सनलाइज्ड स्कीम है। हाँ आर्यन, 100% भी हो सकता है, और 100% जब आप रेजोल्यूशन 100% कंसेंट से पास करवाते हैं तो उसको एक अलग नाम दिया जाता है, इसको बोला जाता है यूनानिमस कंसेंट। यूआर, यूनानिमस बोला जाता है इसको, यूनानिमस कंसेंट या यूनानिमस रेजोल्यूशन। इसका मतलब होता है कि आपने 100% लोगों का कंसेंट ले लिया। ठीक है। और लॉ में ना यूनानिमस रेजोल्यूशन सिर्फ 2 या 3 जगह पर ही बताया हुआ है जहां आपको यूनानिमस लेना होता है। नॉर्मल केसेस में लॉ 100% कंसेंट बताता नहीं है, क्योंकि लॉ को पता है कि आप नहीं करवा पाएंगे, इतना इतना वोटिंग नहीं ले पाएंगे, इसलिए जनरली यूनानिमस रेजोल्यूशन नहीं लिया जाता है। 2-3 जगह पर है लेकिन यूनानिमस लॉ के हिसाब से भी। अब देखो पढ़ते हैं इंट्रेंचमेंट प्रोविजंस क्या बोलते हैं। अब आप लोगों में से कोई इंट्रेंचमेंट प्रोविजन का एग्जैक्ट हिंदी टर्म्स मुझसे मत पूछना, और इसका स्पेलिंग जो लिखा है वही याद करने की कोशिश करना, क्योंकि ये नाम आपको एज इट इज ही लिखना होगा और एज इट इज ही याद करना होगा। देखो क्या लिखा है, मेकिंग ऑल्ट्रेशन, यहाँ ये एएलटी का मतलब है ऑल्ट्रेशन, ऑल्ट्रेशन का मतलब चेंज, कोई भी चेंज करना। मेकिंग ऑल्ट्रेशन ऑफ एओए, एओए यानी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को चेंज करना। क्या बना रहे हो आप लोग, डिफिकल्ट, ज्यादा डिफिकल्ट बना रहे हो। क्यों बना रहे हो डिफिकल्ट, टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटी। देखो लॉ या एक्ट ने बोला है एओए को ऑल्ट्रेशन करना है, देन यू हैव टू पास स्पेशल रेजोल्यूशन। एक्ट ने बोला है कि आपको एसआर पास करवाना है अगर आप एओए को ऑल्टर करना चाहते हो तो, लेकिन एसआर में कंसेंट कितना चाहिए होता है, 75। अगर आप अपने एओए के अंदर ये डाल देते हैं कि अगर हम एओए को चेंज करेंगे तो हम 90% कंसेंट लेंगे तभी चेंज कर सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा आप लोगों का, ये बन जाएगा इंट्रेंचमेंट प्रोविजन। जब कभी भी एओए के ऑल्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी प्रोविजन को आप साइलेंट, अगर आप मीटिंग में आए हैं तब तो आपको वोट डालना ही पड़ेगा, और अगर आप लोगों ने कोई भी वोट नहीं डाला तो उसको काउंट ही नहीं किया जाता। देखो एक मिनट, आपका डाउट एक मिनट मैं फिर से पढ़ लूं। आप ये बोल रहे हो कि ना तो किसी ने हाँ की साइड में वोट डाला और ना किसी की ना की साइड में वोट डाला, उनको न्यूट्रल रखा जाता है। फिर अगर आप मीटिंग में आए हैं ना तब तो ऑब्वियसली आपको वोट डालना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, आपको वो वोट का चीट दे दिया जाता है। कुछ वोट ऐसे होते हैं जिनमें बंदे क्या करते हैं, 1.5 होते हैं कुछ, वो हाँ और ना दोनों डाल देते हैं। ऐसे वोट जो होते हैं उनको इनवैलिड काउंट किया जाता है। इनवैलिड का मतलब है उनको 100% वाली काउंटिंग में ही नहीं लिया जाता है। मतलब आप क्या करते हैं, अगर मान लो 50 मेंबर आए हैं तो आप 50 में से देखेंगे 25-25 वोट, ठीक है, एक तरफ 24 और एक तरफ 26 वोट, जिस तरफ 26 वोट चलेगा उसको पास मान लोगे। मान लो इसमें 50 में से 10 लोग ऐसे थे जिन्होंने या तो ढंग से वोट डाला नहीं या वोट ही नहीं डाला, तो आप फिर काउंटिंग ही 40 में से करते हैं। ठीक है, तो आप उनको काउंट ही नहीं करते, टोटल में ही काउंट नहीं करेंगे फिर उनको।
जिन्होंने वोट डाले हैं ना, बस उन्हीं की काउंटिंग होती है। हाँ आर्यन, देखो आर्यन ने बिल्कुल सही देखकर सर्च करके बताया। एंट्रेंचमेंट का मतलब बताया मुझे संरक्षण। संरक्षण का मतलब होता है एक तरह का प्रोटेक्शन। किसी को एक किसी चीज की हिफाजत में रखना होता है ना, जब प्रोटेक्शन की बात आती है वो होता है आई गेस। ठीक है, यहाँ भी आप एक तरह से प्रोटेक्शन ही तो दे रहे हो। किसको दे रहे हो प्रोटेक्शन? माइनॉरिटी को। हाँ बताओ, एनी डाउट? फिर है, तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या बोल दिया कि 90% लोगों का कंसेंट मिलेगा तभी मैं इसको ऑल्टर कर सकता हूं, तो वो हो जाएगा एंट्रेंचमेंट प्रोविजन। नेक्स्ट है अलाउ सर्टन क्लॉजेस। कुछ क्लॉजेस का अमेंडमेंट जो होता है, अलाउ सर्टन क्लॉजेस टू बी अमेंडेड आफ्टर सेटिस्फेक्शन ऑफ ग्रेटर रेस्ट्रिक्शंस। कुछ क्लॉजेस का अमेंडमेंट तभी हो सकता है जब आप किनको सेटिस्फाई करो? ग्रेटर रेस्ट्रिक्शंस को सेटिस्फाई करो, ज्यादा स्ट्रिक्ट कंडीशंस को सेटिस्फाई करो। अगर आप ज्यादा स्ट्रिक्ट कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं तभी एंट्रेंचमेंट कर सकते हैं, ऐसा भी रूल डाला जा सकता है। देन स्ट्रिक्टर प्रोविजंस देन दोज प्रेस्क्राइब्ड अंडर द एक्ट। प्रेस्क्राइब्ड है यहाँ पर, ये जो एक्ट में बताए हुए हैं उससे भी ज्यादा स्ट्रिक्ट कंडीशंस को, उससे भी ज्यादा ग्रेट रेस्ट्रिक्शंस को अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो उसी को क्या बोल दिया जाता है? एंट्रेंचमेंट। यानी एक्ट वाला तो फॉलो कर ही रहे हो, साथ में कुछ एक्स्ट्रा और डाल दिया आप लोगों ने, तो उसको ही एंट्रेंचमेंट बोला जाता है। देखो ये क्यों लाया गया, कई बार ना कुछ रूल्स ऐसे बना दिए जाते हैं एओए के अंदर ना, कई बार उसको अमेंड करके कई बार ऐसे रूल्स डाल दिए जाते हैं जिनकी वजह से मेजॉरिटी को तो फायदा होता है, मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स को तो बेनिफिट होता है, बट जो बेचारे थोड़े बहुत बच जाते हैं ना उनको नुकसान होता है और उनकी सुनी भी नहीं जाती, उनकी बात कभी नहीं सुनी जाती। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एओए में इंट्रेंचमेंट प्रोविजन डाला जाता है कि मेजॉरिटी वाले सिर्फ खुद के फायदे के लिए एओए में ऑल्ट्रेशन नहीं कर सकते, पहले माइनॉरिटी से भी पूछना पड़ेगा फिर जाके एओए में ऑल्ट्रेशन होगा। देखो अभी आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो बताओ कि एंट्रेंचमेंट क्या होता है, क्यों होता है, कैसे पास होता है, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो बताओ। बेसिकली आपको इतना ध्यान में रखना है एक्ट के बताए हुए रूल्स से ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो कर रहे हो, और क्यों कर रहे हो? ताकि माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट कर सको। ठीक है, बेसिक चीजें दो ही है इसके अंदर। अब आगे क्या बोल रहा है? इंक्लूजन ऑफ इन्फ्रिंजमेंट प्रोविजन। आप चाहते हैं कि आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये इंट्रेंचमेंट प्रोविजन आप इंसर्ट कर सकें, तो उसके लिए क्या तरीका है, आप कैसे इंसर्ट करेंगे? आप फॉर्मेशन के टाइम पर भी इसे इंसर्ट कर सकते हैं और बाद में चेंज करके भी कर सकते हैं। मान लो 2015 में आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी उस वक्त कंपनी के पास एंट्रेंचमेंट प्रोविजन नहीं था, बाद में जाकर कंपनी को ये रियलाइज हुआ कि हमको भी एंट्रेंचमेंट रखना चाहिए, तो बाद में भी आप उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, अपने एओए को बाद में चेंज करके भी आप एंट्रेंचमेंट प्रोविजन डाल सकते हो। देखो क्या प्रोसेस होता है, ईदर ऑन फॉर्मेशन, या तो जब आप अपनी कंपनी बना रहे हो उस वक्त ही आप, हाँ रेन, ठीक है, तो या तो आप जब बना रहे हो कंपनी को उसी वक्त आप इंट्रेंचमेंट प्रोविजन डाल दो। ठीक है, जब आप कंपनी को बनाने के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं, जब आप कंपनी बनाते हैं उस वक्त काफी सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल होते हैं, जिसमें से एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं एमओए एंड एओए। जब आप एओए उस वक्त फाइल करवा रहे हो, रजिस्टर करवा रहे हो, उस वक्त एंट्रेंचमेंट के साथ ही रजिस्टर करवा लो। ठीक है, या फिर और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि अगर आपकी कंपनी प्राइवेट कंपनी है तो उस केस में आप अगर अपना एओए में एंट्रेंचमेंट प्रोविजन डालना चाहते हो तो आप क्या लेंगे? यूनानिमस कंसेंट ऑफ ऑल द मेंबर्स, यानी कि 100% कंसेंट लेंगे मेंबर्स की।
लेकिन अगर ये कंपनी पब्लिक कंपनी है और एंट्रेंचमेंट डालना चाहती है बाद में, बनने के बाद, तो फिर आप एसआर पास करवा सकते हो। एसआर पास करवा के आप एंट्रेंचमेंट प्रोविजन डाल सकते हो, और एंट्रेंचमेंट डलने के बाद में आप पे स्ट्रिक्ट कंडीशंस पूरे अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब देखो क्या हुआ, आप एक चीज लॉजिकली समझना। मैंने आपको ये बताया था कि प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की एक लिमिट होती है। कितनी बताई थी? बिल्कुल सही। प्राइवेट कंपनी के केस में हम पढ़ चुके हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की एक लिमिट होती है विच इज 200। 200 से ज्यादा लोग प्राइवेट कंपनी में नहीं हो सकते। हालांकि इसके कुछ एक्सेप्शंस थे, बट मेनली होते 200 हैं। लेकिन पब्लिक कंपनी में क्या लिमिट पड़ी थी हम लोगों ने? मेंबर्स की क्या लिमिट होती है पब्लिक कंपनी के केस में? बिल्कुल सही पूजा। पब्लिक कंपनी के केस में नो लिमिट, कितने भी रख लो आप, मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं है। अब मुझे ये बताओ, अगर मेरे पास 200 लोग हैं, क्या मैं सबकी कंसेंट ले सकती हूँ? आप बोलोगे हाँ मैम 200 लोगों की तो आप इंडिविजुअली कंसेंट ले सकते हो, लेकिन पब्लिक कंपनी में जो लोग अनलिमिटेड हैं, जो लिमिट ही नहीं है, क्या उन सबकी 100% कंसेंट लेना इज इट पॉसिबल? क्या ये चीज मेरे लिए पॉसिबल हो पाएगी कि मैं सब लोगों का कंसेंट ले लूं और वो लोग एंट्रेंचमेंट के लिए राजी भी हो जाए? नहीं होता ऐसा, क्योंकि जो मेजोरिटी वाले होते हैं ना, उनको बाद में डर लगता है। उनको ये लगता है यार अगर 100% सब लोग हाँ बोल देंगे, उन लोगों को तो क्या डर, मेजोरिटी वालों को ये डर लगता है कि माइनॉरिटी को अगर इंटरेस्ट मिल गया ना, तो हमारा वाला वैल्यू कम हो जाएगा और हम अपने हिसाब से चेंज नहीं कर पाएंगे। इसलिए सब लोग हाँ नहीं बोलते पब्लिक कंपनी के केस में। इसी वजह से एंट्रेंचमेंट का प्रोविजन इंक्लूड करने के लिए दोनों के रूल्स अलग रखे गए हैं। प्राइवेट में बोला गया सब लोगों का कंसेंट और पब्लिक में बोला गया स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब कितना चाहिए वोट? 75%। जिस दिन आप लोग ये कंसेंट ले लेंगे ना, उस दिन आपको एक फॉर्म फाइल करना होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास 30 दिन के अंदर अंदर। जब आप ये एंट्रेंचमेंट के लिए रेजोल्यूशन पास करवा लेते हैं ना, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आप इसकी खबर देते हैं आरओसी को। आप आरओसी को, यानी कि आरओसी कौन है? अपनी मम्मी जी है। आप आरओसी को ये बताते हैं कि देखो हम लोगों ने इस तरीके से चेंज कर लिया है और अब हम लोगों ने एंट्रेंचमेंट प्रोविजन डाल लिए हैं अपने एओए के अंदर। और ये खबर जो आप देते हैं, इसके लिए फॉर्म चलता है MGT 14। आप याद रखना चाहो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी रखना चाहो तो कोई इश्यू नहीं है। याद रखने के लिए आप ये चीज हमेशा याद रख लेना, अगर याद रखो तो जब भी कभी एसआर जाता है तो हमेशा इस एसआर की डिटेल्स, हाँ अगेन बताती हूँ। देखो देखो जब आप एंट्रेंचमेंट प्रोविजन आपने यूआर या एसआर पास करवा लिया, ये करने से आपके एओए में ये एंट्रेंचमेंट प्रोविजन डाल लिया आपने, ठीक है, मैंने मान लिया। जब आपने शुरू में कंपनी बनाई और शुरू में आपने जब ये एमओए और एओए की कॉपी आरओसी को भेजी थी, उस वक्त एंट्रेंचमेंट नहीं था। आज आप इसको अमेंड करके एओए में एंट्रेंचमेंट डाल रहे हो, तो आपको ये कॉपी जो आपने आरओसी को भेजी थी वो अपडेट तो करवानी पड़ेगी ना, क्योंकि आरओसी के हिसाब से अभी तक आपके एओए में एंट्रेंचमेंट नहीं था, लेकिन अब आपने इंसर्ट कर लिया तो आरओसी के पास जो कॉपी पड़ी है उसमें भी एंट्रेंचमेंट डलवाना जरूरी है। क्यों है जरूरी? क्योंकि आपका एमओए और एओए जो होते हैं ये क्या माने जाते हैं? पब्लिक डॉक्यूमेंट। अगर आप आरओसी के पास इसको अपडेट नहीं करवाएंगे, आरओसी को बिना बताए अगर आप एंट्रेंचमेंट डाल लेते हैं, तो उसका क्या मतलब है? आरओसी के पास तो रहेगा नहीं। आरओसी के पास नहीं रहेगा तो लोगों को पता नहीं रहेगा। जब लोगों को ही नहीं पता, आरओसी को ही नहीं पता, तो कंपनी खुद को पता करके भी क्या कर लेगी? ठीक है, तो ये चीज की खबर आपको देनी पड़ती है आरओसी को, ताकि आम जनता तक उसकी खबर पहुंच जाए। आरओसी को आप ये खबर कब तक देते हैं? टाइम लिमिट दिया है रेजोल्यूशन पास करवाने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको इसकी खबर आरओसी को देनी पड़ती है, ताकि आरओसी ये चीज अपडेट कर सके। साइट पर आपका एओए वो क्या करता है? चेंज कर देता है फिर। इज इट क्लियर? और ये जो खबर आप देते हो ना आरओसी को,
ये देते हो। ये ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने एक पन्ने पे लिख के उसको दे दिया, इतना सिंपल नहीं होता। इसके लिए एक प्रॉपर फॉर्म होता है, फॉर्म नंबर होते हैं अलग अलग चीज के। कंपनीज के केस में ना हर एक चीज के अलग फॉर्म जाते हैं। जैसे जब कंपनी आप बनवाते हो, ये जब आप कंपनी बनाते हैं उस वक्त फॉर्म जाता है INC 32। INC 32 फाइल करके आप कंपनी बनाते हैं। वैसे ही जब आप कभी रेजोल्यूशन पास करवाते हो, स्पेशल रेजोल्यूशन, तो जब भी कभी स्पेशल रेजोल्यूशन आता है, हर बार MGT 14 नाम से एक फॉर्म होता है जिसमें आप डिटेल्स डालते हो कि ये SR हमने पास किया है, क्यों किया है, क्या चीजें डिस्कस हुई थी, ये सारी चीजें आप उसमें डालते हो। देखो ये जो अभी मैंने बताया ये आपके लिए इतना रेलेवेंट है नहीं, वैसे तो IPCC लेवल पर, इंटर लेवल पर आप इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, हम लोग बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे। अभी बस इन शॉर्ट आप ये ध्यान रख लो कि हर एक ट्रांजेक्शन का एक अलग फॉर्म चलता है कंपनी में। ऐसा नहीं होता है कि आपने एक पेज पर लिखकर सबमिट कर दिया एंड दैट्स इट। हर एक चीज के लिए अलग फॉर्म चलता है, और यही पर कंपनी बनाने के लिए INC 32 होता है, SR पास करवाने के लिए MGT 14 होता है। ऐसे अलग अलग फॉर्म चलते हैं इसके। इज इट क्लियर? एनी मोर डाउट्स रिगार्डिंग entrenchment provision and all? कंपनी खत्म करना चाहे तो कर सकती है, बट ऐसा नहीं होता कि पर्सनल दुश्मनी के लिए आप उसकी मेंबरशिप खत्म कर दो। कंपनी अगर मेंबरशिप खत्म करना चाहती है तो उसके लिए दो, एक तो केस आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 12th तक, जिसको हम बोलते हैं फोरफीचर। जब वो लोग पैसा नहीं देते ना आपको कॉल्स वगैरह का, तब आप फोरफीचर करते हैं और इन शेयर्स को आप री इश्यू कर सकते हैं बाद में, ठीक है। फोरफीचर के केस में क्या हो रहा है, आपने उससे वो शेयर ले लिए और अब आप उसकी मेंबरशिप खत्म कर देंगे। एक होता है इसके केस में लीन। लीन क्या होता है, किसी को अगर मालूम हो तो? देखो लीन का एक राइट होता है कंपनीज के पास में, जिसको बोला जाता है जब्त करने का अधिकार। जब्त करने का अधिकार का मतलब है, मान लो कोई मेंबर है जो कंपनी में जिससे कंपनी कुछ पैसे मांगती है, लेकिन वो कंपनी को पैसे नहीं दे रहा है, बहुत टाइम हो चुका है कंपनी को, वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं देने का नाम ही नहीं है उसका। कॉल अमाउंट की बात नहीं कर रही मैं, कॉल अमाउंट के केस में तो फोरफीचर हो जाता है, वो तो अलग चीज है। लीन तब होता है जब आपका कोई पैसा वो रोक रखा है और दे नहीं रहा आपको, कॉल अमाउंट के अलावा कोई क्रेडिट वगैरह का मामला है। यहाँ कंपनी उसकी जो शेयर्स होते हैं ना, वो लीन उनको एक बार के लिए, कुछ टाइम के लिए उन पर लीन का राइट एक्सरसाइज करके उनको सीज कर देती है। उनको ये बोला जाता है कि अगर तुमको तुम्हारे ये शेयर चाहिए तो पहले मेरा सारा पैसा वापस करो, उसके बाद तुम ये शेयर्स पर राइट्स एक्सरसाइज कर सकते हो। जब आप ये काम कर लेते हैं, हाँ जी वही, तो अब आप जब कंपनी ऐसा करती है तो मेंबर्स को थोड़ा डर लगता है, तो वो लोग कंपनी को पैसा देके ये लीन से फ्री करवा लेते हैं अपने शेयर्स। ये भी एक तरह से और अगर वो लोग पैसा नहीं देते तो कंपनी वापस ले लेती है वो शेयर्स, लीन का राइट एक्सरसाइज करके उनको सीज खत्म कर देती है। इसके अलावा मेंबर्स के पास खुद के पास भी ऑप्शन होता है टू सरेंडर दी शेयर्स। मेंबर खुद चाहे तो सरेंडर भी कर सकता है अपने शेयर्स को, अपनी मेंबरशिप को सरेंडर भी कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी कोई पर्सनल दुश्मनी है बेवजह ही आप उसके मेंबरशिप सीज कर दोगे, ऐसा नहीं होता है। ये चीज सही नहीं होती है। आपका जो जो डाउट था ना, उसको वैसे बोला जाता है एक्सपल्शन ऑफ मेंबर। एक्सपल्शन का मतलब होता है किसी को धक्के मार के निकालना, और एक्सपल्शन ऑफ मेंबर जो होता है ना, ये लॉ के अकॉर्डिंग वैलिड नहीं माना जाता। ये चीज गलत है। मैं वही तो बता रही हूँ ना, कंपनी मेंबरशिप सीज कर सकती है, लेकिन कुछ सर्टन स्पेसिफाइड क्राइटेरियाज हैं उसके लिए। अगर आप कॉल अमाउंट नहीं दे रहे हो, कंपनी के कोई ड्यूज बाकी पड़े हैं वो आप पे नहीं कर रहे हो, उस केस में तो आप कर सकते हो ऐसा। लेकिन एक्सपल्शन ऑफ मेंबर का मतलब है बिना रीजन के आप उसको धक्के मार के बाहर निकाल रहे हो। देखो एक केस सुनना मेरा, कंपनी का कोई मेंबर है और कंपनी के जो मेन डायरेक्टर लोग होते हैं ना, उनसे झगड़ा हो गया। मान लो कि जैसे ऐसे समझो, कंपनी के 2-3 डायरेक्टर्स लोग, उनकी वाइफ्स और जो मेंबर्स है वो उनकी वाइफ्स, सब लोग आए हुए हैं कहीं पर, और जो मेंबर की, किसी मेंबर की एक वाइफ है, उसका झगड़ा हो जाता है डायरेक्टर की वाइफ से। पूरी तरह झगड़ा करने लगते हैं वो दोनों।
डायरेक्टर की वाइफ ने घर जाते ही उसको बोला, अगर आपने उसकी मेंबरशिप खत्म नहीं की तो घर में मत आना। डायरेक्टर लोगों ने आपस में मिल बैठ के डिसीजन लिया, बोर्ड रेजोल्यूशन वगैरह पास किया, मेंबर को एक्सपेल आउट कर दिया, जस्ट बिकॉज उनकी वाइफ्स के बीच में झगड़ा हुआ था। मुझे ये बताओ, क्या ये उनका कंपनी से रिलेटेड मैटर था क्या? नहीं था ना। अब यहाँ पर उन लोग नहीं कर सकते ना इसको एक्सपेल आउट, क्यों नहीं कर सकते? पर्सनल मैटर है यहाँ पर। अगर कोई भी रीजन ऐसा है जो आप लोग का लॉ से रिलेटेड है, आपके मेंबर ने आपको कोई अमाउंट पे नहीं किया, ऐसा कोई रिलेटेड मैटर होता है, तो ही आप उसे निकाल सकते हो, उसका मेंबरशिप सीज कर सकते हो। अदरवाइज एक्सपल्शन करना मेंबर्स का पॉसिबल नहीं होता। हाँ आर्यन, वैसा ही है। पर्सनल रीजंस की वजह से ना तो आप लोग किसी पार्टनर को निकाल सकते हो, ना ही किसी मेंबर को निकाल सकते हो। उसको सीज करना इतना इजी नहीं होता है, एक्सपेल आउट करना इनवैलिड माना जाता है। आगे जाकर इंटर वगैरह लेवल पर जब आप लोग पढ़ेंगे तो एक्सपेल्शन ऑफ मेंबर पढ़ेंगे आप लोग। एक्सपेल्शन ऑफ मेंबर को ये माना जाता है कि पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है वो चीज। जब ऐसा थोड़ी जब मर्जी आया तब कर लिया, जब मर्जी आया खत्म कर लिया, ऐसा नहीं होता। ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल मैं देखूंगी, अगर आपके कोर्स में है तो ही पढ़ेंगे हम लोग, अदरवाइज नहीं पढ़ेंगे। आगे देखो, ये वाला जो टॉपिक है ना ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल वाला, इसको एक बार के लिए स्किप कर रही हूँ मैं चेकआउट करूंगी, अगर आपके लिए रेलेवेंट है तो ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्शन ऑन ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स। मतलब कि आप आर्टिकल्स में अगर कुछ चेंज करना चाहते हो आप कर सकते हो, लेकिन उसकी एक लिमिट होती है। ऑल्ट्रेशन मस्ट नॉट, आप किस तरीके के चेंज नहीं कर सकते हैं। सबसे पहला, एक्सीड द पावर्स गिवन इन एमओए। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपका ये एमओए जो है वो ये है और आपका एओए ये बन जाए, तो इस तरीके का ऑल्ट्रेशन पॉसिबल नहीं होता। बी इनकंसिस्टेंट विद द एक्ट, एक्ट में जो बातें लिखी है आप उसके भी परे जाना चाहते हो, आप उससे भी ज्यादा ऊपर उड़ना चाहते हो। हम ऑलरेडी देख चुके हैं एक्ट के बियॉन्ड आप नहीं जा सकते। एओए में जो भी लिखा रहेगा वो एक्ट के साथ कंसिस्टेंट होना चाहिए। बी इलीगल, देखो मस्ट नॉट ऊपर ही आ गया, मस्ट नॉट बी इलीगल, मस्ट नॉट बी इनकंसिस्टेंट, ये नॉट वर्ड सबके साथ जुड़ा हुआ है। आप ऐसा कोई ऑल्टरेशन नहीं कर सकते कि वो इलीगल हो जाए। आपने अपने आर्टिकल्स में लिख दिया हम लोग ड्रग्स में स्मगलिंग करेंगे, हम लोग वेपन्स वगैरह में टेररिज्म वगैरह फैलाएंगे, ऐसा काम करेंगे, ये सारी चीजें आप नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या है, इलीगल है। लास्ट है बी अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। अगर आप पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट कोई काम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको परमिशन नहीं है, आप अपने एओए को उस केस में अमेंड नहीं कर सकते हैं। मतलब आप अगर एक्ट के दायरे में रहते हुए चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। एंड द लास्ट वन, ऑल्ट्रेशन मस्ट बी इन बोना फिडे इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। बोना फिडे मतलब होता है गुड फेथ। गुड फेथ का मतलब होता है सबके भले के लिए होना चाहिए वो काम। अगर आप सबके भले के लिए वो काम नहीं कर रहे तो आप ऐसा काम अमेंडमेंट नहीं कर सकते, ऐसे ऑल्ट्रेशंस आपको परमिसिबल नहीं होते हैं। इज इट क्लियर? ये जो डॉक्ट्राइन्स है ना, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस इंडोर मैनेजमेंट, ये डॉक्ट्राइन्स हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। अभी मैं ना आप लोगों को देखो इसमें, देखो हम लोग ना, मैं आपको मेन चीजें बता रही हूँ इसकी। यहाँ से देखो, द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आर इन फैक्ट द बायलॉज ऑफ द कंपनी अकॉर्डिंग टू विच, ये बायलॉज होते हैं कंपनी के। बायलॉज का मतलब जो इंटरनल रेगुलेशंस होते हैं ना उनको मैनेज करने के लिए होते हैं। अकॉर्डिंग टू विच डायरेक्टर एंड अदर ऑफिसर्स आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म देयर फंक्शंस। जो भी आपके डायरेक्टर्स ऑफिसर्स जो भी लोग फंक्शन करते हैं वो किसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, वो एओए के अकॉर्डिंग काम करते हैं। बेसिकली इनको इनके राइट्स और ड्यूटीज मिलते हैं एओए के थ्रू। एज रिगार्ड्स मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, इट्स अकाउंट्स एंड ऑडिट, जितने भी इंटरनल बातें जितनी भी है, डे टू डे रेगुलेशन मैनेजमेंट के लिए जो भी चीजें आपको चाहिए वो सारे रूल्स आपको एओए में मिलते हैं।
It is important therefore that auditors should study them. Auditor हमेशा पहले उनको पढ़ता है, बाद में आगे ये काम करता है. While doing so, he should note the provision therein in respect of relevant matters. ठीक है, आपको मेन चीज ये ध्यान रखनी है कि ये बायलॉज होते हैं जो इंटरनल रेगुलेशंस को मैनेज करते हैं, और कंपनी के डायरेक्टर लोग कैसे मैनेज करेंगे कंपनी को, वो उनको आर्टिकल्स के थ्रू पता लगता है, और ये एमओए के सबऑर्डिनेट चलते हैं. सेक्शन 5 ऑफ द कंपनीज एक्ट Section 5 of the Companies Act 2013 seeks to provide the contents and model of articles of association. This section lays down the following. Section 5 आ गया, इसका मेन सेक्शन. सबसे पहला पॉइंट आता है. अब देखो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा है, आपको दिक्कत नहीं आएगी. सबसे पहला है कंटेन्स रेगुलेशंस. हमें पता है आर्टिकल्स ऑफ कंपनी शैल कंटेन रेगुलेशन फॉर मैनेजमेंट ऑफ दी. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी रेगुलेशंस है वो किस में बताते हैं, हमको एओए में पता चलते हैं. सेकंड है इंक्लूजन ऑफ मैटर. आर्टिकल्स शैल आल्सो कंटेन सच मैटर्स. आर्टिकल्स में वो मैटर्स भी होने चाहिए एज प्रेस्क्राइब्ड अंडर द रूल्स, जो भी रूल्स में बताए जाते हैं. मतलब अगर एक्ट के रूल्स ने कोई प्रोविजन बताया है कि आपको ये चीज तो एओए में डालनी जरूरी है, तो वो चीजें आपको डालनी पड़ेंगी. हाउएवर कंपनी में ऑल्सो इंक्लूड एडिशनल मैटर्स. कंपनी जब चाहे कोई भी एडिशनल मैटर्स अपने आर्टिकल्स में डाल सकती है. एडिशनल मैटर्स का मतलब है कुछ भी एक्स्ट्रा अपनी तरफ से डालना चाहे, कोई भी एक्स्ट्रा रेगुलेशन डालना चाहे तो डाल सकती है. एज मे बी कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर इट्स मैनेजमेंट. कंपनी को ये लगता है कि मेरी कंपनी को संभालने के लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा प्रोविजंस डालने पड़ेंगे, तो आप डाल सकते हो. बेझिझक आप डाल सकते हो, उसके अंदर कोई इश्यू नहीं आता. देखो जहां पर डाउट लगे ना वहीं पर रोक के पूछ लेना, आगे जाने के बाद में आप लोगों को दिक्कत होने लग जाएगी. ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट है कंटेन प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट. द आर्टिकल्स में कंटेन. आर्टिकल में का मतलब देखो दो वर्ड्स यूज होते हैं, एक तो है मे और एक होता है शैल. मे का मतलब है कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते. एंट्रेंचमेंट प्रोविजन है, जरूरी नहीं है. सेकंड पॉइंट में वर्ड्स क्या यूज हुए थे, शैल. फर्स्ट में भी क्या हुए थे, शैल. शैल का मतलब जरूरी है, आपको करना ही पड़ेगा ये काम. एंट्रेंचमेंट के लिए क्या वर्ड यूज हुआ है, मे. चाहो तो करो, चाहो तो ना करो. अब आप लोग बोलो कि वी शैल ब्रीथ, तो ये चीज एकदम सही है क्योंकि जरूरी है आप लोगों को ब्रीथ करना. आप ये बोलो नो आई मे ब्रीथ, बहुत अच्छी बात है, नहीं ब्रीथ, सांस नहीं लेनी, मतलब कौन बोल रहा है आप लोगों. मे का मतलब है आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते. जब आप क्लास में एंट्री लेते थे स्कूल में, आप क्या बोल के क्या वर्ड्स यूज करते थे, मे आई कम इन. मे आई का मतलब अब जो सामने वाला बंदा है उसके पास ऑप्शन है, वो आपको यस भी बोल सकता है और नो भी बोल सकता है, डिपेंड्स ऑन हिज चॉइस. यहाँ आपके पास चॉइस है, आप एंट्रेंचमेंट प्रोविजन डालना चाहते हो तो डालो, वरना कोई जरूरी नहीं है. आर्टिकल्स में कंटेन प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट टू प्रोटेक्ट समथिंग. और समथिंग में यहाँ कौन आते हैं, हमारे माइनॉरिटी वाले जो शेयर होल्डर्स वगैरह हैं वो आ जाते हैं. To the fact that specified provision of the articles may be altered. अगर आप कुछ provisions जो articles के alter करना चाहते हो तो alter कर सकते हो only if conditions or procedure as that are more restrictive than those applicable in case of special resolution are met or complied with. SR से भी ज्यादा 75% से भी ज्यादा कंसेंट के लिए आप उनसे पूछ रहे हो, उनसे आप 75 से भी ज्यादा कंसेंट मांग रहे हो, तो उस केस में उसको क्या बोल दिया जाता है, एंट्रेंचमेंट. इसमें क्या होता है, आप ज्यादा लोगों को फॉलो कर रहे हो, ज्यादा लोगों की ओपिनियंस ले रहे हैं आप यहाँ पर. फोर्थ है मैनर ऑफ इंक्लूजन ऑफ एंट्रेंचमेंट प्रोविजन. मैनर ऑफ इंक्लूजन हम लोगों ने अभी पढ़ा था, क्या होता है मैनर. आप लोग अगर ये कंपनी पब्लिक कंपनी या तो फॉर्मेशन के टाइम डलवा दोगे, या फिर प्राइवेट कंपनी में यूआर पास हो जाएगा, या पब्लिक कंपनी में एसआर पास हो जाएगा, और फिर 30 दिन में इसकी खबर आप किसको दे देते हैं, आरओसी को. ठीक है, देखो फोर्थ पॉइंट में क्या बताया, प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट शैल ओनली बी मेड ईदर ऑन फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, या तो कंपनी को फॉर्मेशन के टाइम पर, और बाय एन अमेंडमेंट इन दी आर्टिकल्स. बाद में अमेंड कर सकते हो आर्टिकल्स में, लेकिन एग्रीड होने चाहिए कितने लोग, एग्रीड टू बाय ऑल दी मेंबर्स. इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट के केस में 100% लोग होने चाहिए.
एंड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी के केस में 75 की कंसेंट भी एनफ है, क्योंकि 100% तो बहुत ज्यादा हो जाता है, उस केस में पॉसिबल नहीं हो पाता। फिफ्थ पॉइंट में बोला है नोटिस टू रजिस्ट्रार ऑफ द एंट्रेंचमेंट प्रोविजन। जब आप अमेंडमेंट कर लेते हैं तो 30 दिन में उसकी नोटिफिकेशन देनी होती है आपको, किसे, आरओसी को। Where the articles contain provision for entrenchment, whether made on formation or by amendment, company shall give notice to the registrar। चाहे आप फॉर्मेशन के टाइम डालो चाहे अमेंडमेंट करके, जब भी एंट्रेंचमेंट प्रोविजन आपके डाले जाते हैं आर्टिकल्स में, आप इसकी खबर देते हैं आरओसी को। अब आरओसी को खबर देने में यहाँ बोला सच फॉर्म, तो सच फॉर्म मैं बता चुकी कौन सा फॉर्म जाता है, MGT 14। एंड मैनर यानी कि टाइम पीरियड कितने दिनों में जाता है, 30 दिन। MGT 14 जाता है 30 दिन के अंदर, ये खबर देने के लिए आरओसी को कि हम लोगों ने अपने एओए के अंदर कुछ चेंजेस कर लिए हैं। ठीक है, अब ये जो 6th पॉइंट है ये मैं आप लोगों को नहीं पढ़ा रही, मुझे नहीं लगता ये जरूरी है। टेबल बताएं आप लोगों को कि आप इनको अडॉप्ट कर सकते हो। 7th है मॉडल आर्टिकल्स वाला। कंपनी में अडॉप्ट all or any of the regulations contained in the model articles applicable to such company। यहाँ भी वर्ड क्या यूज हुआ है, मे का मतलब चाहो तो आप टेबल्स अडॉप्ट कर सकते हो, चाहो तो आप खुद के आर्टिकल्स भी बना सकते हो, चाहो तो आप सारे प्रोविजन अडॉप्ट करो और नहीं तो आप कुछ प्रोविजंस अडॉप्ट कर लो, तो भी आपका काम बन जाएगा। दैट मीन्स सीधी सी बात है, मॉडल आर्टिकल्स के लिए आपको ये बोला गया है, आपके पास ऑप्शन छोड़ा गया है, सारे भी अडॉप्ट कर सकते हो, कुछ एक भी अडॉप्ट कर सकते हो, चाहे तो पूरा ही अडॉप्ट ना करो, ऑप्शन है आपके पास, मे वर्ड है यहाँ पर। 8th पॉइंट है कंपनी रजिस्टर्ड आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। ये आप लोगों को देखो जो हम लोगों ने पढ़ा था, एक्सक्लूड करना है तो स्पेशली करना पड़ेगा वरना इंक्लूडेड मान लिया जाएगा, ये वही लाइन बताई है। In case of any company which is registered after commencement of this act, इस एक्ट के बाद जो कंपनीज बनी है, in so far as the registered articles do not exclude, जिस हद तक आप एक्सक्लूड नहीं करते या मॉडिफाई मतलब चेंज नहीं करते हैं किस चीज को, रेगुलेशंस कंटेन्ड इन द मॉडल आर्टिकल्स। मॉडल आर्टिकल्स की जिन रेगुलेशंस को आप एक्सक्लूड नहीं करते हैं, एप्लीकेबल टू सच कंपनी, those regulations shall, उन regulations को क्या मान लिया जाएगा, shall be the regulations of that company in the same manner and to the extent as if they are contained in duly registered article। ये मान लिया जाएगा जैसे कि वो contained है आपके आर्टिकल्स में, लिखी हुई है, भले ही आपने लिखी नहीं हो बट ये मान लिया जाएगा कि ये बातें आपके आर्टिकल्स में लिखी हुई हैं, क्योंकि आपने उनको स्पेशली एक्सक्लूड नहीं किया। अगर आप उनको फॉलो नहीं करना चाहते तो स्पेशली आपको इन्हें एक्सक्लूड करना पड़ता है। ठीक है, अब ये जो है ना डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, ये आपका होमवर्क है, आप इसको पढ़कर आएंगे अच्छे से, जो भी डाउट्स आएंगे आपको इसमें आप लोग मुझसे कल डिस्कस कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन, सिंपल 4 आप लोगों को बताए हैं इसके अंदर डिफरेंसेस। ठीक है, बट ये चारों आप लोगों को पढ़ने हैं कल। अभी मुझे ये बताओ अगर आप लोगों को कोई डाउट्स हो तो आर्टिकल से रिलेटेड। देखो डॉक्ट्राइन्स हम लोग, हाँ प्रवीण बताती हूँ, डॉक्ट्राइन्स हम लोग कल पढ़ेंगे। देखो एमओए का ऑब्जेक्ट क्लॉज पूछा ना आपने, वो ये होता है ऑब्जेक्ट जिसके लिए आपकी कंपनी को बनाया गया है, यानी कि जो आपका मेन ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो तो प्लस जो मैटर आपको चाहिए, जो और एक्स्ट्रा चीजें चाहिए उसको बढ़ाने के लिए, वो भी आप इसमें लिख देते हैं। द ऑब्जेक्ट फॉर विच कंपनी इज प्रपोज्ड टू बी इनकॉर्पोरेटेड, किस लिए बनाया गया है, एंड एनी मैटर कंसिडर्ड नेसेसरी इन फर्दरेंस देयरऑफ, उसे बढ़ाने के लिए आपको और क्या क्या चीजें करने की जरूरत पड़ सकती है, वो चीजें भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि मान लो किसी कोई कंपनी बनाई है टेक्सटाइल मिल्स में, उसका काम है जो डिजाइनर क्लोथ्स होते हैं ना वो सप्लाई करते हैं आप,
बनाकर वो बेचते हैं आप डिजाइनर क्लोथ। अब उसके लिए आपके अलग मैटर भी तो हो सकते हैं। और इंसिडेंटल मैटर क्या होंगे, आपको फैब्रिक का सप्लाई चाहिए, आपको थ्रेड्स चाहिए, इन सब का सप्लाई चाहिए, आपको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ते हैं फैशन डिजाइनर वगैरह से, क्योंकि आपको नए नए लेटेस्ट डिजाइन के कपड़े चाहिए। ये सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स आप करेंगे ना, ये आपके इंसिडेंटल मैटर्स हो जाएंगे। इंसिडेंटल मैटर्स मतलब मैटर कंसिडर्ड नेसेसरी इन फर्दरेंस। आपको वो जो बने बनाए कपड़े बेचने हैं, उसके लिए सपोर्टिंग चीजें जो चाहिए ना, वो सब भी आपको अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखनी होती है। क्योंकि जो काम आपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में नहीं लिखा ना, वो काम आप नहीं कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट क्लॉज आपको एक दायरा देता है जिसके बाहर आप नहीं जा सकते, एक लक्ष्मण रेखा दे रहा है जिसको आप क्रॉस नहीं कर सकते। तो आप कोशिश ये करते हैं कि आप इस लक्ष्मण रेखा, इस दायरे को थोड़ा बड़ा बनाएं, ताकि आप जो काम करना चाहते हैं वो आप आराम से कर सके अपने। और इसके बाद ये जो पैरा दिया है ना, ये वैसे नेम क्लॉज से रिलेटेड है। इसमें ये बोला है, अगर आप कभी भी अपना एक्टिविटी चेंज करते हैं और आपकी ऑब्जेक्ट जो है, यानी कि जो आप काम कर रहे हैं, वो आपके नाम से मैच नहीं कर रहा है, मिसमैच हो रहा है, नाम तो टेक्सटाइल लिमिटेड लिख रखा है लेकिन काम डेयरी प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं आप लोग, तो उस केस में आपको अपना नाम चेंज करना पड़ेगा। और नाम चेंज करने के लिए आपको टाइम दिया जाता है 6 महीने। 6 महीने में आप ऐसा नाम रख लो, या तो जो कॉमन हो, जो कोई एक्टिविटी रिप्रेजेंट ही ना करे, या ऐसा नाम रखो जो कि आपकी एक्टिविटी से मैच करता हुआ हो। इज इट क्लियर? एनी मोर डाउट्स? ओके गाइस, योर क्लास इज ओवर मैम। रीजनिंग की शायद अभी मेरे ओवर करते ही है क्लास।